बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, फौज के कमांडर इन चीफ का शहबाज शरीफ के खिलाफ पहला फैसला कुन एक्शन। ये फैसला कुन एक्शन कब लिया गया, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान एक जंग छिड़ गई है और चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले उड़ा कर रख दिए हैं। ये भी बताएंगे कि कौन से फैसले हैं। और फिर आखिरी 48 घंटे राय साहब शुरू हो गए आपके शहर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन आखिरी 48 घंटे में शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा किस तरह जो है एक खतरे की घंटी बज चुकी है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर ये मामला पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। जब भी पीडीएम के टोले के खिलाफ कोई खतरे की घंटी बजती है ना, ये जाकर पार्लियामेंट में कानून साजी, यानी जाली पार्लियामेंट में जाली कानून साजी जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का ये मामला है और सदर मुमलिकत ने ये नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया है। जो एतराजात उठाए गए इंतहाई अहम नौयत के हैं। गो के पीडीएम का टोला ये जानता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कानून साजी की और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को बदलने की कोशिश की कानून साजी के जरिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ बाज लोग नजरें लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो कैसे समझते हैं कि शायद आरिफ अलवी साहब एक रेफरेंस बनाकर भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर उसका नजरसानी जो है वो की जा सकती है और इसको टेकअप किया जा सकता है। सदर आरिफ अलवी साहब ने जो इतराजात उठाए हैं, उनके मुताबिक पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है ये बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सदर आरिफ अलवी साहब ये कहना चाहते हैं कि ये बिल इनकम्प्लीट है और नजरिए जरूरत की इजाद है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना ही मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवजा आर्टिकल 184 अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना है। सवाल उठाया गया है राय साहब सदर आरिफ अलवी की तरफ से कि यह ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है जो कुछ आपने किया, लेकिन इसकी टाइमिंग और जिस तरह से इसे पेश किया गया शायद ये मुमकिन नहीं है। इस बिल की को दुरुस्तगी बहुत ही जरूरी है। आईने पाकिस्तान में तरमीम के बगैर इस तरह की कानून साजी नहीं की जा सकती। राय साहब, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने सुनने वालों के सामने मुतादिद दफा ये नुक्ता उठा चुके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट जो 4th शेड्यूल है उसके मुताबिक पार्लियामान किसी किस्म की रद्दोबदल और कानून साजी नहीं कर सकता जहां तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है। दीगर कोर्ट्स के हवाले से हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नहीं हो सकता। और इसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए और आपको आईने पाकिस्तान में तरमीम करना होगी, कानून साजी नहीं करना होगी। फिर सदर ये भी कहते हैं कि 1980 से अमल दरामद किया जा रहा है जो रूल्स वजह किए गए और इन रूल्स का, यानी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पार्लियामान इसके ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती। 191 तरीकाकार है अदालती कार्रवाई का जो एम्पावर करता है कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है। फिर राय साहब सदर ये भी कहते हैं कि अदलिया की आजादी को मुकम्मल तहफ्फुज देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। यह भी उन्होंने कहा कि 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा इख्तियार और इख्तियारात पर कानून साजी का इख्तियार है। अच्छा, वैसे हैरत की बात यह है कि ये 4th शेड्यूल सदर आरिफ अलवी को पता है, लीगल फ्रेटर्निटी को पता है,
अगर पता नहीं तो ये अता तारड़ को नहीं पता, वो बार बार ये कह रहा है भाई कि जनाब हम इसको पार्लियामेंट में दोबारा लेकर जाएंगे और हम इसको पार्लियामेंट से जो है इसको अप्रूव करवा लेंगे। राय साहब, फोर्थ शेड्यूल में तो ये हो ही नहीं सकता, फिर ये किस बुनियाद पर? ये सिर्फ चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो जितनी भी कानून साजी हुई, यानी नैब कवानीन को चैलेंज किया गया अदालत के अंदर, इनको खतरा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि तमाम शरीफों को जिनकी सजाएं माफ हुई नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ा दिया, क्योंकि आजम सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा कर दी है कि करप्शन के केसेस में उन्हें भी, यानी तहरीक इंसाफ को भी फरीक बनाया जाए। सब जहां से खतरा होता है ये कानून साजी कर देते हैं, क्योंकि अब तौहीन अदालत के मामले पर भी कानून साजी पर मुशावरत हुई है और कहा यह जा रहा है कि इसका भी मुसवदा तैयार कर लिया गया है। आप हुकूमत की लाइन ऑफ एक्शन को किस तरह देख रहे हैं राय साहब, और अब क्या होगा, चूंकि सदर ने वापस भेज दिया और इसका रिएक्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आया है? देखें आशिफ साहब, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस बिल के अंदर जो बारीक वारदात है जो बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी। लोग ये समझ रहे हैं कि बस चीफ जस्टिस साहब के आज को नोटिस का जो एक इंतजामी इख्तियार था, जो कि सहाफियों के एक केस में 5-0 से ये फैसला आया था कि चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है कि वो बेंच तश्कील दे सकते हैं, 5-0 से ये फैसला आया था और एक अदालती नज़ीर भी बन गई थी। लेकिन इस बिल का अहम तरीन नुक्ता जो रखा गया कि अब आज को नोटिस जो है ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान की कमेटी बनेगी और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आज को नोटिस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अब इस वक्त 3 सीनियर तरीन जज साहिबान कौन है, इसके अंदर है सारी गेम, क्योंकि लोग खबर के अंदर जो खबर छुपी होती है उस तक नहीं पहुंचते। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज कौन है? एक तो चीफ जस्टिस साहब है, दूसरे उनके बाद जस्टिस फायज ईसा हैं जिन्होंने सितंबर में चीफ जस्टिस बनना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन इस वक्त कोई तीसरे नंबर पर सीनियर है, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने तो जस्टिस फायज ईसा के टेन्योर के बाद जाकर चीफ जस्टिस बनना है। इस वक्त तीसरे जो सबसे सीनियर जज हैं वो हैं जस्टिस तारिक। अब आशमी साहब, इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने पूरा प्लान किया कि ये जो 3 रुकनी कमेटी का हम कह रहे हैं, इसके मुतालिक जो जाली बिल हम लेके आ रहे हैं, तो इसमें फिर जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक, जिनके मुतालिक जस्टिस फायज ईसा ने तो अपना माइंड शो कर दिया, आगे जाकर जस्टिस फायज ईसा के फैसलों को जिस तरह से उड़ाया गया वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने तो शो कर दिया है कि वो पीडीएम की विकेट पर खेल रहे हैं, और जस्टिस तारिक के मुतालिक भी ये ख्याल है, एक आम तासुर है कि वो चीफ जस्टिस साहब के मुखालिफ ग्रुप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सीनियर तरीन जज साहिबान, इन्होंने जब ये देखा कि 2 उनमें से जज ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस मुखालिफ हैं, तो ये 3 रुकनी कमेटी ऑन पर्पस बनाई गई है इस जाली बिल के जरिए, ताकि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को सितंबर तक, जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती, उसमें पूरे तरीके से मफलूज कर दिया जाए। अब इसमें एक और खबर के अंदर बड़ी खबर जो छुपी है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सहाफी जो हैं वो इस बारीक वारदात को पढ़ नहीं रहे और उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे। इसके अंदर दूसरी बारीक वारदात ये हाशमी साहब कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक दरखास्त जमा कराई गई है चीफ जस्टिस साहब को धमकाने के लिए। तो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स कौन है, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी कुल तादाद 5 है। अगेन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब इसको हेड करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उसके बाद दूसरे नंबर पर जस्टिस फायज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन है, सीनियर तरीन जज के तौर पर चीफ जस्टिस साहब के बाद। और तीसरे नंबर पर फिर जस्टिस तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत शुरू हो, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान में से 2 के फैसले चीफ जस्टिस के खिलाफ या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ आएंगे। लेकिन इसके अंदर एक और फिर ट्विस्ट आया था। वो ट्विस्ट ये है कि हाई कोर्ट्स के जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। 2 जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है।
जस्टिस भट्टी साहब, वो भी इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। इस वक्त बज़ाहिर लगता यह है कि उनको चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मरियम नवाज उनसे खुश नहीं है और उनको दामाद चीफ जस्टिस कहती हैं। उनके खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है। ये जो एक नाम नहाद जाली ऑडियो लीक करके उसको फैब्रिकेटेड एक वे में एडिट करके ये कहा गया था कि लाहौर के चीफ जस्टिस को, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई ट्रक की रिश्वत की ऑफर की जा रही थी। तो इसका मतलब यह है कि पीडीएम ये समझती है कि लाहौर हाई कोर्ट से आइन के तहत फैसले आएंगे, हमारे खिलाफ फैसले आएंगे, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनको आप समझ लें कि ये चीफ जस्टिस साहब के साथ और आइन के साथ खड़े होंगे। तो इस तरह ये मैच बराबर हो जाता है 2-2 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब जो 5वां और फैसला कुन वोट है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये किसके पास है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 2-2 वोट हमने एक्सप्लेन कर दिए। 5वां जो वोट है ये है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, अगर ये रेफरेंस फिक्स होता है हियरिंग के लिए, अप्रूवल के लिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ, या ये शिकायत जो चीफ जस्टिस के खिलाफ आई है, तो उसके बाद 5वें रुकन है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब उनके मुतल्लिक तो फिलहाल कोई आप ये कह लें कि फौरी तौर पर गैस वर्क नहीं किया जा सकता, या उन्होंने अपना कोई माइंड जाहिर नहीं किया, तो फैसला कुन वोट उनके हाथ में है। लेकिन इसके ऊपर एक और अहम खबर ये हाशमी साहब कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का जो अख्तियार है, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कन्वीन करने का जो अख्तियार है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर के खिलाफ, किसी के खिलाफ ये आए, रेफरेंस आए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो हैं ये भी आईनी ओहदेदार होते हैं, तो तब भी बतौर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड के ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि क्या ये फिक्स होती है समाअत के लिए या नहीं। अपनी जानिब से तो इन्होंने बड़ा एक अरेंजमेंट किया है कि चलें एक जज को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कोई ये प्रेशर डालें, कोई दबाव डालें, लेकिन पहले तो ये देखना है कि ये क्या चीफ जस्टिस साहब पर करप्ट प्रैक्टिस साबित कर सकते हैं। जब तक करप्ट प्रैक्टिस साबित नहीं होगी तब तक केस की हियरिंग शुरू नहीं होगी। इनिशियली तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई। तो हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर कितना रह गया है कुल मिलाकर? सितंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है। अप्रैल आपका तकरीबन आधा जो है, 1.5 हफ्ता अप्रैल का चला गया है। तो इस 4 महीने में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बाकायदा रेफरेंस की शक्ल अख्तियार करेगा, फिर इसके ऊपर कोई हियरिंग के लिए फिक्स होगा या नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को धमकाने के लिए किया जा रहा है। अब इसके ऊपर एक आखिरी जो मैं फिगर पढ़ दूं जी, एक आखिरी जो फिगर पढ़ दूं कि इस वक्त ये जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने एक तुर्क का पत्ता भी खेला है। वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ होगा, जरूर होगा, तो ये जो बार बार फुल कोर्ट बुलाने की बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट आप बुलाएं, इसमें कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तादाद है 15। इस वक्त बज़ाहिर 8 जज साहिबान खड़े हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ, आइन के साथ। 7 जज साहिबान लकीर के दूसरी तरफ खड़े हैं, 8 जज साहिबान तारीख के दुरुस्त सिरे पर खड़े हैं। अब फुल कोर्ट के मामले पर भी चीफ जस्टिस साहब ने एक तुर्क का पत्ता खेला है। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट हम जरूर बुलाएंगे, किसी स्पेसिफिक केस पर नहीं बुलाएंगे, फुल कोर्ट बेंच हम बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए कायदो ज़वाबित बनाने के लिए अगर आपको आज को नोटिस के अख्तियारात पर कोई इशू है, किसी को इशू है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे फुल कोर्ट में। और उसका नतीजा क्या होगा हाशमी साहब, ये जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, जाहिर है कि ये भी 1-2 महीने, 4-6 हफ्ते ले सकती हैं। तो जैसे ही चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की रिटायरमेंट करीब आएगी और जस्टिस फायज ईसा के टेन्योर करीब आने लगेगा, हो सकता है कि उस वक्त ये रूल्स बन जाए सुप्रीम कोर्ट से क्या उसको नोटिस लेने का अख्तियार जो है वो सीनियर जज साहिबान के पास होगा और चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर काट दिए जाएं, कदगन लगा दी जाए, तो उसका नुकसान होगा जस्टिस फायज ईसा को। तो चीफ जस्टिस साहब को ये इतने बड़े कानूनदान हैं, उनको इतना इजी ना लें। उनको भी पता है कि पर्दे के पीछे कौन डोरियां हिला रहा है, तो वो भी कानून के तहत अपने जो पत्ते हैं जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, आइन के तहत खेल रहे हैं। एतजाज अहसन साहब ने ना इसीलिए कहा था, और ये बात हम भी करते रहे
कि ऐसा लग रहा है कि ये खुद नोटिस जो है और जो पावर्स कर्टेल की जा रही हैं, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल की नहीं है, बल्कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा की हैं। और शायद उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि कहा ही जाता है कि बहुत ही जज्बाती जज हैं और अपनी वो इन पावर्स को एक्सेसिवली इस्तेमाल कर सकते थे। जो शख्स जो है पैदल सुप्रीम कोर्ट चलना शुरू कर दे और फिर रास्ते में जो आएगा वो इस खुद नोटिस केस की जो है, यानी जो पावर्स है, उसकी जद में आ सकता था। इसीलिए ये बात जो है कही गई। और आपको पता है राय साहब, मुतादिद दफा उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की जो रियासत के हवाले से ठीक नहीं थी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से ठीक नहीं थी। लेकिन एक जो तनकीद की गई है इसी बिल के ऊपर, शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा लगा मुझे कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सदर नहीं है। पार्लियामेंट का एक बिल जाता है मंजूर होने के लिए, जो मंजूर था इनके दस्तखत के लिए, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। राय साहब, कारकुन सदर आरिफ अलवी साहब हैं या कारकुन वो लोग जो एक मुजरिम है लंदन में बैठा हुआ है और वो इस वक्त पूरे मुल्क की हुकूमत को चला रहा है? क्योंकि जवेद लतीफ़ ने जो बातें कही हैं ना, वो बड़ी मैं तो उसे पढ़ने के बाद जो है, जिस तरह से जवेद लतीफ़ ने ये कहा कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं दी जाएगी और जिस लीडर की, जो मेरा लीडर है, जब तक वो रिंग में नहीं है, आम इंतखाबात नहीं होंगे और ऐसा इलेक्शन हम कबूल नहीं करेंगे। तो राय साहब, हम फिर कब तक इंतजार करें जब तक नवाज शरीफ को की सजा खत्म नहीं हो जाती? क्योंकि जो जवेद लतीफ़ साहब हैं, ये अपनी पार्टी के लाडले हैं, ये नवाज शरीफ के लाडले हैं। और इस लाडले ने क्या कहा कि आइन बेगुनाह को तायात नाहल करार देने की इजाजत नहीं देता। आज रेफरेंस दायर करने की जितने भी फैसले हो रहे हैं, इसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है। यानी अदालतों के खिलाफ अगर कोई करारदाद आती है, उसके पीछे नवाज शरीफ है। रेफरेंसेस फाइल करने की बात आएगी तो उसके पीछे नवाज शरीफ है। यानी कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों का इश्तेहारी है, भागा हुआ है, वो सारी बातें कर रहा है और उसका लाडला पाकिस्तान में बैठकर ये बातें कर रहा है। 2018 में नवाज शरीफ और लीगी क़यादत को सियासी मैदान से बाहर रखकर इंतखाबात करवाए गए और अब भी ऐसी कोशिश की जा रही, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इमरान खान बैरूनी कुव्वतों को के ज़ेरे तसल्लुत हैं। और फिर उन्होंने ये जो बातें कही, राय साहब, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? जवेद लतीफ़ जिस कारकुन की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएं, और फिर ये शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। हाफिज साहब, एक तो जस्टिस फायज ईसा के मुतालिक जो आपने बात की, एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी है। चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी कि चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब जो हैं ये जज्बाती हो गए हियरिंग के दौरान। समाअत के दौरान एक मौके पर थोड़े जज्बाती हुए वो, और उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके जज्बात नहीं बोलते सुप्रीम कोर्ट में, आपके फैसले बोलते हैं। आपकी आंखों की नमी नहीं बोलती, आपके फैसले और आपका कलम बोलता है। लेकिन ये जो जस्टिस फायज ईसा साहब का इस वक्त फैन क्लब इस वक्त बना हुआ है, ये वही जस्टिस फायज ईसा हैं जिनके मुतालिक एक तासुर पहले बनाया गया था कि ये बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। बहुत से लोग यही समझते थे। अभी तो खैर जस्टिस फायज ईसा का बुत जो है ये भी मिसमार हो गया है, उनकी शख्सियत का बुत भी टूट गया है। ये जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस गया था हाशमी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उस वक्त कई मौके पर ये अदालत में रोते रहे। कई मौके पर इनकी अहलिया, वो भी एक बुजुर्ग खातून है, उनको भी जाहिर है कि बहुत धक्के खाने पड़े और अनड्यू धक्के भी खाने पड़े। लेकिन जस्टिस फायज ईसा कई मौके पर अदालत में समाअत के दौरान बाकायदा आंसुओं के साथ रोते रहे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स, जिनमें सिद्दीक जान भी शामिल है, एक दो मरतबा उनके साथ ये पर्सनल भी हो गए। अदालत के अंदर उनको बुला के उनके साथ बहस शुरू कर दी, उनके साथ पर्सनल हो गए, जाती नोयत के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए जस्टिस फायज ईसा ने। तो चीफ जस्टिस साहब पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि कुछ अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आपने ये कह दिया, मेरे जुमला वो जहन में आ गया। ये बैठे हुए थे तो सदीक जान को इन्होंने अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा फिर सच्ची रिपोर्टिंग किया करो, ये कहा गया था, कोट अनकोट। तो आज तो साबित हो गया कि वो सच्ची रिपोर्टिंग हुई थी। आज जो कंडक्ट सामने आ रहा है उससे तो साबित हो गया कि वो सच्ची हुई थी ना रिपोर्टिंग। अच्छा, अब हाशमी साहब, ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की नैली खत्म जब तक नहीं होगी इलेक्शन नहीं होंगे,
ये वही ग्रेटर प्लान है अक्टूबर का। अक्टूबर जस्टिस फायज ईसा, सदर आरिफ अलवी, जिनके मुतल्लिक हमने सबसे पहले बताया था कि ये बिल रोकेंगे। 1 मिनट की खामोशी उन तमाम सहाफ़ियों के लिए और उन नून लीग के व्यूअर्स के लिए भी जो हमारे दो टोक के प्रोग्राम पे आके कमेंट कर रहे थे कि सदर के पास कोई अख्तियार नहीं है इस बिल को रोकने के लिए। अगर सदर के पास ये अख्तियार ना होता हाशमी साहब, तो ये क्यों कहते कि हम दोबारा पार्लियामेंट में लेके जाएंगे? ये कहते कि दोबारा पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, ये तो कहते कि नहीं जी बिल मंजूर हो गया है। तो एक तो सदर ने ये रेफरेंस भी जा सकता है बॉस, रेफरेंस भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी नहीं भूलना चाहिए। जी एग्जैक्टली। अब हाशमी साहब, चूंकि सितंबर में सदर आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद भी खत्म हो जाएगी, तो ये जो इस वक्त गैर आईनी काम कर रहे हैं जिनके अंदर सदर आरिफ अलवी मुख्तलिफ मौके पर रुकावट बन जाते हैं, तो ये इनकी एक आईनी रुकावट खत्म हो जाएगी। जस्टिस बंदयाल साहब सितंबर में रिटायर होंगे, एक और बड़ी आईनी रुकावट ये खत्म हो जाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मरियम नवाज ने अपने इस कारिंदे को लॉन्च करवा के ये कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म किए बगैर नून लीग इलेक्शन में नहीं जाएगी। अच्छा चले, वैसे इस वक्त तो अगर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म भी हो जाए तो क्या करेगी नून लीग? अभी आज भी एक सर्वे आ गया है, जिसमें पूछा गया लोगों से कि आप क्या समझते हैं कि कौन सा लीडर पाकिस्तान को मौजूदा चैलेंजेस से निकाल सकता है। तो 56% लोगों ने कहा इमरान खान साहब, और बाकी जो 44% लोग थे, ये कोई वोट तकसीम हुए हैं 9-10 लीडर्स जो नाम निहाद लीडर्स हैं, यानी बाकियों की पॉपुलैरिटी 3% से लेकर 9% पर खड़ी है। इमरान खान साहब की अकेली पॉपुलैरिटी 56% के ऊपर खड़ी है। किसी ने कहा कि 3% बिलावल भुट्टो को वोट दे दिए, आसिफ अली जरदारी को 1-आधा% वोट दे दिया। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए, अभी नवाज शरीफ वापस आ जाएं, इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, तो फिर क्या होगा? क्या नताइज बदल जाएंगे? क्या नवाज शरीफ जो है वो नून लीग के डाले हुए जो वोट हैं उनको कोई जादू वगैरह करके 10 गुना 20 गुना कर देंगे? इसी खौफ से तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। एक तो उनकी परवाज रुकी हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और कुछ जज साहिबान उस डील को नहीं मान रहे जो जनाब बाजवा ने शरीफ खानदान के साथ की थी, तो वो परवाज रुकी हुई है। और दूसरा ये खौफ कि ये जो राहा साहब भरम है नवाज शरीफ का, ये जो इन्होंने नाम निहाद अपना तुर्क का पत्ता बनाया हुआ है, ये भी मुकम्मल तौर पर ढेर हो जाएगा इमरान खान साहब की मकबूलियत के सामने। तो इसलिए ये ग्रेटर प्लान जो है वो अक्टूबर का बनाया गया है कि अक्टूबर के अंदर ये सारे प्लान एग्जीक्यूट किए जाएं, और मीनवाइल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए और खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग करके उनकी जान लेने की ये पूरी कोशिश करेंगे, और पार्टी के अंदर भी इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हाशमी साहब एक बड़ा अहम पॉइंट जो इमरान खान साहब ने रेज किया है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने तो मुकम्मल तौर पर दबाई दिया। इमरान खान साहब ने पॉइंट ये रेज किया है कि मेरे ऊपर जाली पर्चे, इसी तरह मेरे कारकुनों और मेरे रहनुमाओं को, पीटीआई के रहनुमाओं को अगवा करना, ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है। ये लंदन में कुछ कमिटमेंट्स की गई थी, कुछ यकीनदानियां नवाज शरीफ को की गई थी, और कोट अनकोट इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नवाज शरीफ को ये यकीनदानी करवाई गई थी कि तहरीक इंसाफ को हम कुचल कर रख देंगे। तो इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का सामना है, इसके पीछे वो कमिटमेंट है जो कि लंदन में जो नवाज शरीफ के साथ की गई इमरान खान साहब के बकौल। अब आशवी साहब उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक ही इदारा था जो कि शरीफ खानदान या माफियाज के इन्फ्लुएंस से किसी हद तक बाहर था, और कुछ अर्सा पहले तक तो मुकम्मल तौर पर बाहर था। यानी जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट से पहले तो ये तासुर था कि जनरल राहिल शरीफ के दौर में कि शरीफ खानदान के असर रसूख से बाहर था। तो वो कहते हैं कि ये इदारा भी मेरा है, फौज भी मेरी है, ये रियासत भी मेरी है, लेकिन इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाह रही है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और फौज आमने सामने आ जाए और इसके अंदर से हम अपने सियासी मकासद हासिल करें, नफरतों के बीज बो दें और नफरतों के बीज बोकर फौज को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करें। अभी पहले स्टेप के तौर पर तो एक अच्छा जेस्चर ये आया है, चाहे वो अलामती जेस्चर ही सही, कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहां आला तरीन फौजी क़यादत मौजूद थी, वहां से
उस स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसा नुक्ता नहीं सामने आया जो कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ हो या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो या उनके फैसले के खिलाफ हो। अच्छा राज साहब, खान साहब की तकरीरों के ऊपर ना बड़े बड़े टोके फेरे जा रहे हैं, ब्लैकआउट कर दिया जाता है, और 3 ऐसी जो नकात है जो खान साहब के नहीं चलाए गए, बल्कि पूरी की पूरी तकरीर जब भी वो कारकुनों से बात करते हैं उसे नहीं चलाया जाता। खान साहब ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बेपनाह सलाहियतें बख्शी हैं। मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है जो इनकलाब अल्लाह के नबी लेकर आए वैसा दुनिया में कहीं नहीं आया। अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर फतह ना कर सकी। हिंदुस्तान वाले पहले ही गुलाम थे, वो लड़ते नहीं थे। पाकिस्तान में हमारी जंग हकीकी आज़ादी की जंग है। जरगे में ताकतवर को कमज़ोर के सामने बिठाकर इंसाफ किया जाता है। हमने इंसाफ लेना है और आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना है। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया। मेरे घर पर हमला किया गया। अब अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं, हम सब लीडर हैं, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। अच्छा, जो एक और नुक्ता उन्होंने उठाया और ये नवाज शरीफ साहब से भी जुड़ा हुआ है, बड़ी इज्जत अफजाई की है खान साहब ने नवाज शरीफ की, और वो ये कहते हैं कि हम अपनी सलाहियतों को आजमाते नहीं, जिसकी बड़ी वजह खौफ है। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। राय साहब क्या कहेंगे? नवाज शरीफ की क्वालिटीज जो है वो बयान की गई हैं। देखें आसिफ साहब, नवाज शरीफ 3 साल हो गए वापस नहीं आए। एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब उनकी पार्टी मुश्किलात में थी, तो ना सिर्फ ये कि वो खुद वापस नहीं आए, बल्कि अपने तमाम अजीजों रिश्तेदारों को उन्होंने फरार करवा लिया। पूरी दुनिया में ये लीडरशिप की अनोखी मिसाल है। इसहाक डार को शायद खाकान अब्बासी के सरकारी तैयारे में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त फरार करवा दिया। आबिद शेर अली को फरार करवा दिया। शहबाज शरीफ फरार हो रहे थे, इमरान खान साहब ने लाहौर एयरपोर्ट पर आखिरी वक्त में शहजाद अकबर के जरिए रोका। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है हाशमी साहब, क्योंकि इमरान खान साहब का दौरा सऊदी अरेबिया ये 2 घंटे ताखीर का शिकार हो गया, क्योंकि सऊदी वली अहद का ये मैसेज आया था कि वो खुद आना चाहते हैं एयरपोर्ट पर। 2 घंटे ये ताखीर का शिकार हुआ और शहबाज शरीफ की जो परवाज थी वो आखिरी वक्त पर रुक गई। तो मरियम नवाज ने भी ECL से अपना नाम निकालने के लिए दरखास्त दी थी, और वो ये कह रही थी कि मेरी तो थोड़ी सी सर्जरी होनी है, छोटी सी, तो वो भी निकलना चाहती थी पाकिस्तान से। तो ये इनकी लीडरशिप है कि यहाँ पे अपने कारकुनों को जेलों के अंदर छोड़ दो, उनको मसाइब झेलने के लिए छोड़ दो, और खुद अपने पूरे टब्बर को लेकर यहाँ से फरार हो जाओ, और फिर जब आसानी आए, जब डील हो, तो अपने कारकुनों को नजरअंदाज कर दो, जिस पर शायद खाकान अब्बासी भी अभी नाराज नजर आते हैं, ख्वाजा साद रफीक भी खाइफ नजर आते हैं, आबिद शेर अली जिनको नून लीग के अंदर निजी महफिलों में भगोड़ा कहते हैं, खुद नून लीग के लोग। इसहाक डार को इसहाक डार कोई नहीं कहता। शायद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, इनका जो पूरा कैंप है ये इसहाक डार को रिश्तेदार कहते हैं। तो वापस जैसे ही डील हुई, इसहाक डार वजीर खजाना बना दिए गए। मिफ्ता इस्माइल जो यहाँ पर नैब के चक्कर काटते रहे, उनको उठा के इन्होंने बाहर फेंका, और आबिद शेर अली को ज़िमनी इलेक्शन में टिकट दे दिया, और वैसे तहरीक इंसाफ के हाथों रुस्वा भी करवा दिया। यानी आबिद शेर अली मुसीबत के वक्त यहां से भाग गए, जैसे डील के तहत हुकूमत आई वापस आए, और उनको टिकट भी दे दिया था, जिसमें उनको तारीखी शिकस्त हुई, और इस मरतबा फिर उनको टिकट नहीं मिला। तो हाशमी साहब, ये है इनकी लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन आगे जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक बड़ी अहम खबर है, प्रोग्राम का टाइम ज्यादा हो रहा है, तो वो जरा खबर पढ़े। सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये जंग छिड़ चुकी है राय साहब। चीफ जस्टिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का सरबराह कौन है, चीफ जस्टिस कौन है। आपकी ख्वाहिश होगी आप अपनी बारी का इंतजार करें। यह भी एक पैगाम दिया गया है इस जंग के नतीजे में, और नुकसान जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा का हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि घुमसान की लड़ाई हमने देखी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में टाइमिंग राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फैसले जस्टिस अतर मिल्ला का इख्तलाफी नोट आया, हम उसकी टाइमिंग पर बात कर रहे थे। उसी तरह एक ऐसे वक्त में जब अस्कुर नोटिस केस के हवाले से कानून साजी और हुकूमत सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी आमने सामने हैं, उस वक्त ये फैसला आता है जहां से सारी कहानी का आगाज हुआ। एक फैसला जारी किया गया, और ये 6 रुकनी बेंच के खिलाफ इन्होंने अपना, यानी अपनी अदालत और अपना एक नोट जो है वो जारी किया।
और तफसीली फैसला जो है वो इसे बनाकर पेश किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी होता है अंग्रेजी और उर्दू तर्जमे के साथ, और फिर हमने इसके टिकट्स भी चलते देखे हैं पाकिस्तान के मीडिया पर, लेकिन अब ये फैसला कहीं पर मौजूद नहीं, यानी वेबसाइट पर ये मौजूद नहीं है। और हाफिज कुरान 20 इजाफी नंबर केस का तफसीली फैसला जो था उसे हटा दिया गया है। और तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि खुद नोटिस नंबर 2022 29 मार्च का हुक्म 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। मुतकबराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। रासिब, काश इन्हें यह भी याद होता कि 90 दिन के अंदर हमने इंतखाबात भी करवाने हैं और इनके एक ऐसे फैसले को, एक ऐसे इकदाम को अब जो इस वक्त जो है वो हुकूमत इस्तेमाल भी कर रही है। राज साहब, हैविंग सेड दैट, मैं और हमारे सुनने वाले ये जानना भी चाहते हैं, जिस शहर में आप बैठे हैं एक काउंट डाउन शुरू हो चुका है, और काउंट डाउन इसलिए शुरू हो गया, इसे तो मैं 48 घंटे मैंने इंट्रो में इसलिए कहे थे कि आखिरी 48 घंटे हैं और अब तख्त या तख्ता होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ तौहीन अदालत के हवाले से कानून साजी की जा रही है। यानी जिस तरफ से खतरा होता है ना, ये कानून साजी करके उस खतरे को खत्म कर देते हैं। अब इस कानून साजी के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई 48 घंटे खत्म होंगे तो शुरू होगी। अगर अदालत चाहे लोगों को कटहरे में खड़ा करेगी। वो तमाम लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को मानने से इनकार किया और वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। एक करारदाद पास की गई जिसमें 42 लोगों के दस्तखत है। राय साहब, एक बड़ा ईवान है, यानी 300 प्लस के ईवान में से सिर्फ 42 लोगों ने करारदाद पास की, जिसके ऊपर पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, उनका भी एलामिया आ गया और कहा जा रहा है कि जनाब इस तरह की अगर बात होगी तो हम भी सड़कों पर आएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खबरें चलाई हैं कि 10 अप्रैल तक फंड्स नहीं मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है राय साहब, इसहाक डार साहब भी टीवी पर आकर कह गए, उन्होंने कहा नहीं कि हम फंड्स नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी मेरे पास आए थे, मैंने उनको ब्रीफ कर दिया है, मुझसे ब्रीफिंग लेंगे। यानी तकब्बुर मुझे नजर आया उनकी गुफ्तगू में, और वो कहना ये चाह रहे थे कि इस वक्त मैं डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हूं, नवाज शरीफ का समधी भी हूं, नवाज शरीफ का राइट हैंड भी हूं, तो शहबाज शरीफ साहब को मैंने बता दिया है, बाकी लोग भी ब्रीफिंग देने आएंगे तो मैं उनको भी बता दूंगा कि बेनजीर जब शहीद हुई तब भी इलेक्शन डिले हुए, और अब एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है राय साहब कि अब 90 रोज में इंतखाबात, अब कौन सा 90 रोज में इंतखाबात हो रहे हैं, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। वो कहना ये चाहते हैं कि बात तो आगे निकल गई है, लिहाजा अब ये मजीद बात आगे निकलेगी। हाशमी साहब, एक तो जस्टिस फैज ईसा का जो फैसला था उसको 6 रुकनी बेंच ने कलअदम कर दिया था, उस फैसले को खत्म कर दिया था। जब वो फैसला ही खत्म हो गया तो फिर उसके ऊपर तफसीली नोट या तफसीली फैसला कैसे आ सकता था। जस्टिस फैज ईसा इस वक्त कुछ ज्यादा जज्बाती हुए हैं, ज्यादा मीठा उन्होंने डाला हुआ है, और पीडीएम की विकेट पर इतना आगे बढ़कर तो पीडीएम ने भी नहीं कहा होगा कि आप चौके छक्के लगाएं, जितने चौके छक्के वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से चूंकि ये 6 रुकनी लार्जर बेंच 6-0 से ये फैसला खत्म कर चुका है, तो कोई वजह नहीं थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाता और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा जो है इसको अपलोड किया जाता। ये मीडिया को बयानिया देने के लिए जो जस्टिस फैज ईसा ने ये नोट जारी किया और तफसीली फैसला जारी किया, तो ये वैसे कुछ सहाफियों को जो नून लीग के करीब हैं उनको व्हाट्सएप वगैरह अपनी व्हाट्सएप से भेज देते तो बस इतना बहुत था। लेकिन ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालकर अपनी सुबकी नहीं करवानी चाहिए थी उनको, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया कि उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया जिसको 6 रुकनी बेंच पहले कलअदम करार दे चुका था। तो इस वजह से उनको अपनी इस किस्म की कोई सुबकी नहीं करवानी चाहिए थी, जिस तरह की उन्होंने पीडीएम की विकेट पर खेलते हुए अपनी सुबकी करवाई है। दूसरा जो आपने कहा कि 10 अप्रैल 48 आवर्स 48 घंटे रह गए, हाशमी साहब इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कुछ लोग चैम्बर में भी जाते हैं, कुछ लोग घरों में भी जाते हैं, मुख्तलिफ पैगामात भी मिलते हैं। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अदालतों के जो जज साहिबान हैं उनको मुख्तलिफ जगहों से पैगामात भेजे जाते हैं, मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से पैगामात भेजे जाते हैं। उसमें लालच का रबा भी इस्तेमाल होता है, दबाव का रबा भी इस्तेमाल होता है, धमकियां भी होती हैं, वीडियो ऑडियो टेप्स का एक आप कह लें ब्लैकमेलिंग का जो धंधा हमारे यहाँ चलता रहा है वो भी चलता है।
लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इसलिए ये सारी बातें बर्दाश्त करते रहे हैं। ये पीडीएम जो इस वक्त मरियम नवाज चीफ जस्टिस साहब पर हमलावर थी कि वो 10 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। यानी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चिल माहौल कि ठीक है मैंने फैसला दे दिया है, आगे फिर 10 तारीख को इसके ऊपर डेवलपमेंट होनी है। तो मीनवाइल ये जो सियासी बोने हैं ये चीफ जस्टिस साहब पर हमले कर रहे हैं और वो चिल माहौल में बैठे हैं, बेहतरीन अपनी जबरदस्त किस्म की सैरियां अफ्तारियां कर रहे हैं, दोस्तों यारों से मिल रहे हैं, अदालती मामला चला रहे हैं। और 10 अप्रैल को देखिएगा कि क्या खड़ा होना है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये बड़ा क्लियर कहा था कि अगर आपको इदारे मावनत फराहम नहीं करेंगे तो हम इदारों को नोटिस जारी करेंगे, उनके खिलाफ अहकामात जारी करेंगे। इसका मतलब यह है कि वजारत खजाना को अहकामात जारी किए जाएंगे कि निकाले पैसे, वो पंजाबी में कहते हैं ना कड्डो पैसे। तो उनको कहेंगे जनाब आप 40-40 अरब रुपए, 50-50 अरब रुपए जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो 20 अरब रुपए इलेक्शन कौमी जिंदगी का, नई कौमी जिंदगी के लिए सबसे अहम जो है वो जुर्म इलेक्शन होता है। इसी तरह वजारत दाखिला को कहा जाएगा कि आप सिक्योरिटी फराम करें, नहीं फराम करेंगे तो फिर नैलियां होंगी, यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर नैलियां होंगी। और एतजाज अहसन साहब को आज भी मैं सुन रहा था कि अल्टीमेटली ये शहबाज शरीफ की नैली की जानिब मामलात जाएंगे। और शहबाज शरीफ की नैली वैसे मरियम नवाज को सूट भी करती है, इसीलिए मरियम नवाज समझती हैं कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत करें ताकि वो नायल हों, उनसे जान छूटे। नवाज शरीफ तो इस वक्त नायल हैं, तो चले बीच में किसी और को वक्ती तौर पर प्राइम मिनिस्टर बना दें तो शहबाज शरीफ और उनके कैंप से जान छूटे। शहबाज शरीफ को जरा ये भी देख लेना चाहिए कि उनके घर के अंदर उनकी जो भतीजी हैं वो उनके खिलाफ किस किस्म की साजिश कर रही है उनको नायल करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।